मसीही का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू करें उससे पहले देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें आज इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी एनपीएस के तहत आएगी निश्चित रिटर्न देने वाली स्कीम। देश में क्यों हुआ अचानक बेरोजगारी का विस्फोट, कोऑपरेटिव सेक्टर में गहरा संकट, कच्चे तेल में अचानक क्यों आया उबाल, अभी और बढ़ेगी आपकी ईएमआई, आरबीआई ने किया इशारा, और क्या ट्विटर और टेस्ला दोनों संकट में हैं। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत ओपीएस से यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर देश भर में बढ़ रही मांग को देखते हुए सरकार नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा है कि अगले साल मई जून तक एनपीएस के तहत मिनिमम फिक्स रिटर्न देने के लिए दुनिया की पहली स्कीम शुरू की जा सकती है और उस स्कीम का सालाना रिटर्न 4 से 5% होगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सर, क्या संभावना दिखती है इसकी, कैसे चलेगी ये स्कीम, आ भी पाएगी नहीं आ पाएगी? क्योंकि बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पीएफआरडीए कई बार कोशिश कर चुका है, कह चुका है, बट स्कीम अभी आई नहीं। लगातार इस पर चर्चा चल रही है। पीएफआरडीए ने इससे पहले भी कहा है कि भारत में वो पेंशन के लिए फिक्स्ड रिटर्न की एक स्कीम लेकर आएगा। आमतौर पर फिक्स्ड रिटर्न की स्कीमों के प्रयोग कम होते हैं क्योंकि इसमें सरकार को, निवेशकों को या बचत करने वालों को एक रिटर्न की गारंटी देनी होती है। लेकिन अब इसके कुछ कंटूर्स, कुछ हिस्से निकल कर बाहर आ रहे हैं जिसके आधार पर हमें अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ये स्कीम आती है जिसके लाने का अब शायद सही समय और वक्त है तो वो कैसी होगी। पहली चीज़ तो ये कि इस स्कीम में 4 से 5% का रिटर्न दिया जाएगा। ऐसी बात पीएफआरडीए के प्रमुख ने एक अखबार से अपने इंटरव्यू में कही है। ये रिटर्न थोड़ा डिबेटेबल है, जिस पर हम आगे आते हैं। इसमें 5,000 रुपये पर एनम तक का जो मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन है, यानी 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक का के न्यूनतम योगदान के आधार पर इस स्कीम को ज्वाइन किया जा सकेगा और ये 50 साल से नीचे वाले लोगों के लिए होगी क्योंकि पेंशन की स्कीम है। अब यहाँ इसमें 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जिनका जवाब जब यदि स्कीम आती है, जैसा कि शुभम ने आपको संकेत दिया कि कई सालों से बात कही जा रही है, अगर स्कीम आती है और बजट में इसकी घोषणा होती है तो हमें दिखाई देगा। पहली चीज़ तो ये कि 4 से 5% रिटर्न बहुत कम है क्योंकि 4 से 5% रिटर्न बाजार में बाकी और उपकरणों की तुलना में, और वो भी पेंशन के स्तर पर काफ़ी कम है। अगर आप महंगाई की दृष्टि से देखें और जब ये पेंशन मिलना शुरू होगी, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की सालाना कंट्रीब्यूशन के साथ अपनी 60 साल के बाद की पेंशन सिक्योर करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पेंशन की राशि पर रिटर्न काफ़ी कम दिखाई देता है। इसमें तर्क ये है पेंशन फंड अथॉरिटी के अधिकारियों का कि इसकी फंड मैनेजमेंट कास्ट काफ़ी होने वाली है। अभी एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट होगा शुभम कि फंड मैनेजमेंट कास्ट क्या 5% होगी उसकी, क्योंकि ये कहा गया है कि गारंटीड रिटर्न देना है लोगों को 4 से 5% का, तो उस गारंटीड रिटर्न को इंश्योर करने के लिए फंड के मैनेज करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इस पर रिटर्न 5% रहेगा। 5% रिटर्न की स्कीम पर कितने लोग निवेश करेंगे, कब आएगी ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम धीमे धीमे सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा तो शुरू हुई है कि एक मिनिमम गारंटीड रिटर्न के कुछ प्लान या कुछ बचतों की घोषणा की जानी चाहिए। यहाँ एक चीज़ जो कसर है, जो चूक रह जाती है, वो ये कि भारत की बचत स्कीमों को इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आपकी बचत स्कीमें कम से कम महंगाई से नहीं जुड़ी होंगी, आपकी ज़िंदगी जीने की लागत के साथ उनका सही तालमेल नहीं होगा, तब तक लोगों को, निवेश करने वालों को अंततः नुकसान ही होगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। इस बीच केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अध्ययन कर रही है। श्रम मंत्रालय इस बात की तैयारी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको लागू करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ सकता है। ऐसे में सरकार इसको लेकर विचार कर सकती है, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। सर, इस फैसले को लेकर सरकार इतनी असमंजस में, इतनी दुविधा में है क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था नवंबर में। यह फैसला 2014 के ईपीएफओ के एक आदेश के आधार पर था, जिसमें कर्मचारियों को ये सुविधा दी गई थी कि वो चाहें तो पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इसमें 15,000 रुपये तक की सैलरी की कैपिंग है, जिससे 2014 में 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक किया गया था।
पेंशन ईपीएफ और सरकार ने अतिरिक्त योगदान को लाने की मंजूरी नहीं दी थी। उसकी बड़ी वजह ये कि यदि मान लीजिए आप अपने पेंशन फंड में योगदान बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार को उस पर उतना ही ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कर्मचारी अतिरिक्त पैसा जमा करना चाहता अपनी पेंशन के लिए तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। ये मामला थोड़ा वित्त मंत्रालय के लिए को असहज करने वाला है, क्योंकि यदि कर्मचारी अपनी कैपिंग से बाहर जाकर फंड में योगदान करते हैं तो सरकार के पास ब्याज का बोझ बढ़ेगा। और ऐसा संकेत है कि शायद इसके खिलाफ सरकार एक पुनर्विचार याचिका लेकर आएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जाए कि वो अपने फैसले पर विचार करे। देश में बेरोजगारी दर उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तक कोरोना काल में भी नहीं थी। बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली निजी संस्था CMIE के आंकड़े देखें तो दिसंबर के दौरान बेरोजगारी दर लगातार 8% के ऊपर बनी हुई है और 15 दिसंबर के बाद से अधिकतर दिन बेरोजगारी दर 9% के ऊपर देखी गई है। गांव के मुकाबले शहर में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। CMI के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि 18 दिसंबर के बाद से शहरों में बेरोजगारी दर 10% के ऊपर पहुंच गई है। सर, बेकारी का ये विस्फोट अचानक क्यों? ये सबसे चौंकाने वाली खबर है इस समय। और बेकारी के इस विस्फोट में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार बेरोजगारी चरम पर बनी हुई है। बाजार खुलने के बावजूद, लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर ने 7 से 8% का स्तर बना रखा है। और अब जब कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी मनी सेंट्रल में कि जब EPFO के आंकड़े आते हैं, फार्मल जॉब्स के आंकड़े आते हैं, उनमें भी हमें गिरावट दिखाई देती है। तो संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी दोनों जगह अचानक बेरोजगारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी इसलिए ज़्यादा परेशान करने वाली है कि एक तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, इसका दावा किया जा रहा है, इकॉनमी खुल चुकी है, फेस्टिवल सीजन था, फेस्टिवल सीजन के दौरान डिमांड बढ़ी है, ऐसा कहा जा रहा था। वो सारी चीज़ें बेरोजगारी के आंकड़ों से कहीं से भी पुष्ट नहीं होती, बल्कि उससे अलग दिखाई देती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जब अगले 2 तिमाहियों में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तब बेकारी दर का 10% तक पहुँच जाना और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि कंपनियां अगले 6 महीने तक नए निवेश की तैयारी में नहीं है, उनके मुनाफों में गिरावट आ रही। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जब ये आंकड़ा आया है तब तक कोविड की आहट फिर शुरू हो चुकी है। तरह तरीके की आशंकाएं कोविड को लेकर हर जगह फैल रही हैं। आवाजाही पर प्रतिबंधों का रिस्क है, कंपनियों के पास कच्चे माल की कमी का खतरा है। और वैसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के बिजी सीजन के बीच में, ये व्यस्त मौसम है दिसंबर का, व्यस्त मौसम के बीचों बीच बेकारी की दर का 10% पहुंच जाना काफ़ी चौंकाता है। सरकार इस साल कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को या तो बंद कर सकती है या बेच सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में चल रही करीब 71 कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लिक्विडेशन प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि बंद होने वाली 71 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से ज़्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा की हैं। सर, भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या संकट गहरा रहा है, आपको ऐसा लगता है? कोऑपरेटिव सेक्टर की चुनौतियां गहरी दिख रही हैं। सिर्फ गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री ने संसद को यही नहीं बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बंद करने की या समाप्त करने की बात चल रही है 71 की, बल्कि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें ना शुभम, तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी गहरे संकट में हैं। पिछले 5 साल के अंदर भारत में करीब 27 स्मॉल साइज छोटे आकार के कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो चुके हैं। और ओवरऑल जो 42 कोऑपरेटिव बैंक्स या तो मर्जर के कारण बंद हुए हैं या किन्हीं और दूसरी कारणों के कारण बंद हुए हैं। ये बात जुलाई में सरकार ने संसद को बताई थी। करीब 10 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो पिछले वित्त वर्ष में लिक्विडेट करके बंद किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 10 कोऑपरेटिव बैंक बंद किए गए। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकिंग व्यवस्था का, कर्ज व्यवस्था का, बचत व्यवस्था का एक विकल्प बनकर भारत में आया था। राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक इस्तेमाल और स्थानीय राजनीति के कारण ये सेक्टर चरमराकर बैठ रहा है। हमने जब इकोनॉमिक कम में बचतों पर चर्चा की थी तो हमने उसमें ये पाया था, रिजर्व बैंक के जो ताज़े आंकड़े आए थे उसमें हमने पाया था कि पिछले 1 साल के दौरान भारत में डिपॉजिट्स में सबसे तेज गिरावट अगर किसी एक बैंकिंग हिस्से में आई है तो कोऑपरेटिव्स हैं। यानी सहकारी बैंकों के पास अब तो पूंजी भी नहीं है, उनके पास लोगों ने जमा रखना भी बंद कर दिया है। कोऑपरेटिव और सहकारिता क्षेत्र ने अपने तमाम विवादों के बाद भी कई प्रमुख राज्यों में काफ़ी योगदान दिया है ग्रामीण और अर्धशहरी अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए। लेकिन अब यहाँ चीज़ें लड़खड़ा रही हैं। शायद कोऑपरेटिव क्षेत्र में किसी बड़े सुधार की ज़रूरत है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन से सामान आयात करने वाले और वहां निर्यात करने वाले कारोबारियों को डर है कि उनका व्यापार प्रभावित होगा। भारत
के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में चीन दूसरे स्थान पर है और दोनों देशों के बीच सालाना $100 अरब से ज़्यादा का व्यापार होता है। हालांकि इस व्यापार में चीन से भारत को आयात ज़्यादा है और निर्यात कम। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत और चीन के बीच करीब $69 अरब का व्यापार हुआ है। कल हमने चर्चा की थी फार्मा सेक्टर पे सर, दवाइयों की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं। आपको क्या लगता है और किन किन क्षेत्रों पे खतरा है अगर निर्यात आयात के नज़रिए से आज देखें तो? चीन से भारत की व्यापार निर्भरता शुभम ने आपको बताई कि भारत का निर्यात तो इस साल गिरावट में ही था, चीन से आयात सबसे ज़्यादा बढ़ा है। फार्मा तत्काल पड़ने वाला असर था जिसकी संभावनाएं अभी बनती दिखाई दे रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट का है। खासतौर से जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भारत में सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है इस समय कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चीन से आने वाले सामानों की कमी पड़ने के आसार और संकेत एसोसिएशंस लगातार दे रही हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ अभी दिख रही है चीन में लॉकडाउन्स वापस लौटते समय या आवाजाही रोकने के कारण शिपिंग लाइंस के कामकाज फिर ठप होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर शिपिंग लाइंस के कामकाज चीन से ठप होते हैं सामान लेकर लाने वाली, तो भारत में और भी कई सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ सकती है। यूरोप के बाज़ारों में भी और अमेरिका के बाज़ारों में भी अब चीन से आपूर्तियों को लेकर दिक्कत शुरू हो गई है। यदि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी शुभम कोरोना नहीं फैलता है उस तरह से जिससे चीन में फैल रहा है, अकेले चीन की उत्पादन ठप होना, चीन में उत्पादन में कमी होने का असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और हमें यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि वैक्सीन दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए बनी थी और लोगों के इलाज के लिए बनी थी। अर्थव्यवस्थाओं के पास कोई वैक्सीन नहीं। अर्थव्यवस्थाएं जिस बीमारी में है उस बीमारी में दूसरा कोरोना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। दुनिया भर में चीन कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वहां पर कोरोना की वजह से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन इस आशंका के बावजूद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $82 के ऊपर और WTI क्रूड का भाव $79 के करीब पहुंच गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल के सबसे बड़े कंज्यूमर अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घटने की वजह से इसके भाव में तेजी देखी गई है। सर, स्टॉक का घटना क्या इतनी बड़ी खबर थी कि इतना कोरोना फैल रहा है, मंदी आ रही है, कल वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ आउटलुक घटाया, इस सब के बाद भी कच्चे तेल में उबाल आ जाए? कच्चे तेल के मार्केट को करीब से मैं चार्ट देखने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर एक अपवर्ड बायस दिख रहा है। क्योंकि बाजार लंबे समय से बेयर्स की चपेट में था, लगभग 2 हफ्ते से दबाव में था, इसलिए बाजार को जरा सा पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत थी। उस पॉजिटिव ट्रिगर के कारण बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 से ऊपर निकल गई। लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, 2 बड़ी अब तो $83 से ऊपर हैं इस समय कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट की। 2 और महत्वपूर्ण आकलन बाजार को आए जिन्होंने बाजार को प्रभावित किया। गोल्डमैन सैक्स का आकलन आया कि अगर चीन अपनी कोविड से निपट लेता है अगले 1 महीने या 1.5 महीने के भीतर, तो कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 $120 पर पहुंच जाएंगी। बाजार में सप्लाई की शॉर्टेजेस तो पहले से हम आपको बराबर बता रहे हैं कि ओपेक देश अपने उत्पादन को पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं। दूसरा ट्रिगर ये था कि रूस ने डिसाइड किया कि अगले साल से उन देशों को वो तेल देगा ही नहीं जो देश ऑयल की कैपिंग का सपोर्ट करेंगे। ये 2 ऐसे ट्रिगर थे जिन्होंने बाजार में मंदी की पूरी संभावनाओं के बावजूद, कोविड के बावजूद कच्चे तेल में तेजी का रुख बनाया। लेकिन ये रुख कितना स्थायी रहेगा इस पर निर्भर करेगा कि चीन में कोविड का असर पूरी दुनिया में किस तरह से होता है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें बहुत नीचे जाएंगी, इस बात की गुंजाइश भी कम है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट 79-80 से 81-82 के बीच में कच्चे तेल में दिखाई देगा। साल 2022 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बिकवाली की है। 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FPI भारतीय शेयर बाजार से 1.21 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। इस साल अमेरिका में ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी और वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकाला। 19 से 21 के दौरान यानी 2019 से 2021 के तक FPI शुद्ध रूप से खरीदार थे, लेकिन 2022 में ऐसा पहली बार हुआ कि वो शुद्ध रूप से बिकवाल रहे। शुद्ध का मतलब कि जितनी भी खरीदारी करी और जितनी बिकवाली करी उसमें से अंतर को घटा दें तो जो नेट फिगर निकल के आई 2 साल पॉजिटिव थी, इस बार नेगेटिव थी। इस बीच एक इंटरव्यू दिया नीलेश शाह जी ने। उनका कहना है कि डेट और इक्विटी में निवेश करने वालों के लिए नया साल यानी 2023-2022 की तरह ही रह सकता है। कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का कहना है कि 2023 में भी निवेशकों को डेट और इक्विटी फंड में कैलेंडर ईयर 2022 की तरह ही रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सर, डेट और इक्विटी फंड का रिटर्न 2022 जैसा रहेगा, इसका क्या मतलब है?
म्यूचुअल फंड की दृष्टि से देखें, हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे इसके बाद चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड की दृष्टि से देखें तो ये साल खत्म होते होते कई सारी दुविधाएं छोड़कर जा रहा है, और उन दुविधाओं का संकेत हमें देश के प्रमुख फंड मैनेजर्स के से बातचीत में या उनके बयानों में या उनकी अपेक्षाओं में दिखता है। अब जैसे जैसे आप साल के करीब पहुंचेंगे, अगले साल के आकलन हमारे सामने शेयर बाजार, निवेश और कंपनियों को लेकर आने लगेंगे। म्यूचुअल फंड में साल की आखिरी तिमाही में और आखिरी तिमाही के भी 2 महीनों में हमें एक अनोखा पैराडॉक्सिकली अंतर विरोधी ट्रेंड देखने को मिला। एक ट्रेंड ये था कि एसआईपीज, मंथली एसआईपीज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, लेकिन इक्विटीज़ में इनफ्लो में शार्प डिक्लाइन आया और लोगों ने बिकवाली शुरू की, और ये म्यूचुअल फंड प्रबंधकों के लिए एक चुनौती और पजल की स्थिति कि जो जिनकी एसआईपी चल रही है उन्होंने एसआईपी जारी रखी हैं, बढ़ाई हैं, लेकिन लोग मुनाफा वसूली करके बाहर निकल रहे हैं, और ये रुख आने वाले कुछ महीनों तक जारी रहेगा क्योंकि मुनाफा वसूली भी होगी। दूसरी चीज़, नीलेश शाह ने जो बात कही कहा कि डेट और इक्विटी यानी कर्ज और इक्विटी पर रिटर्न बराबर रहेगा। ये खबर आप किस तरफ से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। इक्विटी पर रिटर्न हमेशा बेहतर होता है, भारत के म्यूचुअल फंड्स ने पिछले साल और इससे पिछले साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। डेट पर रिटर्न अभी बढ़ना शुरू हुआ, वो भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। तो अगर आप मोटे तौर पर माने तो ये माना जा सकता है कि भारत में चाहे कर्ज के म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं या इक्विटी में, रिटर्न एक जैसा होगा, ऐसी बात नीलेश शाह कह रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए में निवेश करने वालों के लिए खबर थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें डेट से ज़्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद थी, क्योंकि डेट इक्विटी में निवेश करके वो रिस्क भी लेते हैं और रिस्क इसके हिसाब से उनको रिटर्न्स बेहतर मिलते हैं, डेट में इस हिसाब से रिटर्न्स कम होते हैं। एक और संभावना ये है कि अगला साल 2023 का साल कई सारी और भी परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच में बीतेगा ऐसा लगता है। जब हम साल 2022 से बाहर निकल रहे हैं तो कोविड आने लगा है, आ गया है दोबारा, और उसकी दस्तक हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली 2 तिमाहियाँ 5% से नीचे रहने वाली हैं, अगले साल की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहने वाली। इन सबके बीच बाजार में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगला साल वॉलेटिलिटी भरा, तेज उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप निवेशक हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो ध्यान रखिए कि बाजार में अगले साल खासी उठापटक होने वाली है, और रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी ठंडा होने वाला नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा और अमेरिका से मिले उन्हें हथियारों के समर्थन के बाद यूरोप में एक नए किस्म की जद्दोजहद फिर से शुरू होने वाली, जिसका असर हमें पूरी दुनिया की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों पर दिखाई देगा। सर, इस बीच एक टिप्पणी रुपए पर ज़रूरी है। रुपया लंबे समय से 82.83 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 आ गया। जब डॉलर इंडेक्स मजबूत था तो ये कहा जाता था, तर्क दिया जाता था कि डॉलर इंडेक्स मजबूत है इसलिए रुपया कमज़ोर हो रहा है। अब तो डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर हो रहा है, रुपए में उतनी मजबूती क्यों नहीं आई? ये पजल और ये भी पहली है रुपए को लेकर। जब रुपए में गिरावट हो रही थी तो हमने संसद से लेकर तमाम विशेषज्ञों की तरफ से कहते हुए सुना था कि डॉलर की मजबूती के कारण रुपया कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 112 113 के पास है, डॉलर इंडेक्स अब 104 105 के पास है, पर रुपया 83 की दहलीज के आसपास ही घूम रहा है, 82 से 83 के बीच में। ये हमें दो तरीके के इशारे करता है। एक तो ये कि रुपए की अपनी भीतरी मजबूती नहीं है, रुपए में अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के मैक्रो फंडामेंटल्स ऐसे नहीं है जो रुपए को मजबूत कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि रिजर्व बैंक ने रुपए को मजबूत रखने की अपनी नीति छोड़ दी है। रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल देना शुरू कर दिया। रुपया अपनी परिस्थिति में जितना अपने मांग और आपूर्ति के हिसाब से संतुलित हो सकता है वो संतुलित हो रहा है, बल्कि इसके उल्टे रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने पर कोशिश करनी शुरू की है बजाय रुपए को बचाने के लिए। ये कठिन फैसला था, ये कठिन विकल्प का चुनाव था, लेकिन जैसा हम लगातार इसमें बता रहे हैं मनी सेंट्रल में, रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया कि रुपए को गिरने दिया जाए, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए, उसे ना गिरने दिया जाए। उस परिस्थिति के कारण भी रुपए को प्रभावित करने वाले कारक उतने मजबूत नहीं हो पाए जिनसे रुपए में हमें तेज रिकवरी दिखाई दे। रुपया डॉलर इंडेक्स में गिरावट के साथ रुपया 79-80 के आसपास नहीं आ पाया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि जो आकलन मिल रहे हैं कि अगले साल चूंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया लंबी चलनी है, जेरोम पावेल ने भी कह दिया है, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कह रहे हैं और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में भी कोविड महंगाई की एक नई लहर लेकर आएगा, तो इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी आने वाले समय में और लंबी चल सकती है और कोविड के असर के कारण ब्याज दरें बढ़ने की जो संभावना है उनका भी आकलन शुरू हुआ है। इसलिए रुपया फिलहाल 82 से 83 के रेंज में मूव करेगा और मीडियम टर्म में अगले साल 2023 में 85 से ऊपर निकलने के आकलन भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। अब खबर बजट 2023 से जुड़ी।
इस बार के बजट में वित्त मंत्री की तरफ से आयात शुल्क में मिलने वाली कमाई के लक्ष्य में कटौती की जा सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी से जितनी कमाई का लक्ष्य रखा था वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए इस बार सरकार ने कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती की है। कुछ पर तो आयात शुल्क खत्म ही कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कस्टम ड्यूटी से होने वाली कमाई में कमी आएगी। वित्त वर्ष 21-22 में कस्टम ड्यूटी से सरकार को 1.89 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और 22-23 के लिए यह अनुमान 2.13 लाख करोड़ रुपए का रखा गया था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कल संसद में यह भी कहा कि सरकार को सब्सिडी और मुफ्त उपहारों से किसी तरीके की आपत्ति नहीं है, बशर्ते उनमें पारदर्शिता हो और उन्हें प्रासंगिक बनाया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारों की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह जायज़ है। सर, वित्त मंत्री ने अनुदान मांगों को देने के लिए जो जवाब दिया उसे अगर हम बजट की रोशनी में देखें, पहले उनको सुने और फिर बजट आ रहा है ये सोचे, क्या संकेत मिलते हैं? अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री के जवाब के कई सारे पहलू थे और पूरी बहस का के कई पहलू थे और ये अनुदान मांगों की चर्चा ठीक उस समय हो रही है जब बजट का करीब 30-40% हिस्सा बन चुका है और बजट बनाने की प्रक्रिया अपने मध्य में है। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार ने 3,26,000 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे ली, जिसमें अधिकांश हिस्सा सब्सिडीज़ का है, चाहे वो फर्टिलाइज़र के लिए हो या वो फूड के लिए हो या पेट्रोलियम कंपनियों को दिए जाने वाली सब्सिडी हो। वित्त मंत्री ने इस बहस के दौरान उस धुंध से थोड़ा पर्दा हटाने की या उसे साफ करने की कोशिश की कि अच्छी सब्सिडी कौन सी, खराब सब्सिडी कौन सी। उन्होंने स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि सब्सिडी को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में यह बहस राजनीतिक मंचों पर काफ़ी गहरी होने वाली है कि कौन सी सब्सिडी अच्छी, बिजली सस्ती रखना अच्छा है या बिजली की महंगी कीमत वसूलना बेहतर है। शिक्षा पर दी जाने वाली सब्सिडीज़ को कैसे जारी रखा जाए, इस पर बहस होने वाली है। लेकिन इससे यहाँ एक चीज़ दिखाई दी बजट के संदर्भ में कि सरकार भी अपनी सब्सिडी के ढांचे को थोड़ा सा बेहतर करेगी कम, और अब सब्सिडी में आने वाले समय में थोड़ी बहुत कटौती केंद्र सरकार की तरफ से भी दिखाई देगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकारों को उन सब्सिडीज़ को कम करने से नहीं रोक सकती जो उसके हिसाब से मेरिट नहीं है, नॉन मेरिट सब्सिडीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि एक संकेत ये भी मिला कि साल बीतते बीतते राजस्व का दबाव सामने दिखाई देने लगा है, खासतौर से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर। क्योंकि भारत का आयात घटा है मंदी के कारण, इसलिए सरकार इस बजट में कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी भी कर सकती है और बदलाव भी कर सकती है। ये बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के तर्क के साथ की जाएगी, पर मकसद ये होगा कि इससे थोड़ा राजस्व को बेहतर किया जा सके। वित्त मंत्री ने सदन में यह भी कहा कि जो 3,26,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार ने लिया है, उस खर्च के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व उपलब्ध है। और तीसरी और अंतिम बात जो बजट के संदर्भ में यहाँ से निकलकर दिखाई आती है, उसमें ये है कि इस बार के बजट को में सरकार की तैयारियाँ थोड़े लॉन्ग टर्म कदम उठाने की होंगी, ऐसा लगता है। क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में वित्त मंत्री का जवाब ये बता रहा था कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग ढंग से परफॉर्म कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोशिशों के बाद बहुत गहरी मंदी या चोट नहीं आई है, लेकिन आर्थिक अर्थव्यवस्था में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, अगर आपकी ईएमआई पिछले 3-4 महीने से लगातार बढ़ रही है और आप ये अनुमान लगाए या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में आपके को महंगे कर्ज से राहत मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बैंकों के डिपॉजिट पर तो रिटर्न सुधर सकते हैं, लेकिन महंगी कर्ज से बढ़ती ईएमआई से राहत नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि पॉलिसी दरों को बढ़ाने का सिलसिला फिलहाल बंद नहीं होगा। बुधवार को रिजर्व बैंक की तरफ से 7 दिसंबर को आई पॉलिसी के मुख्य अंश जारी किए गए और उसमें महंगाई को अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बताया गया। साथ में यह भी कहा गया कि पॉलिसी दरों की बढ़ोतरी को रोकना एक महंगी गलती साबित हो सकती है। पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई ने 7 दिसंबर को ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सर, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने से इनकार क्यों कर दिया? अभी साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, महंगी गलती, ऐसा क्यों? मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की, जिसको एमपीसी कहा जाता है, जो कमेटी भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख तय करती है, उसके मिनट्स हमेशा काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि भारत के मौद्रिक नियामक किस तरह से सोच रहे हैं। और इस बैठक में काफ़ी खुलकर जो रिपोर्ट आई, जो मिनट्स आए, वो काफ़ी खुलकर बताते हैं कि रिजर्व बैंक कितना आक्रामक और कितना हॉकिश है महंगाई को लेकर। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बैठक के भीतर कहा कि
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम बीच में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक दें और उसके बाद हम किसी बड़े जोखिम में चले जाएं। यहाँ आपको जेरोम पावेल के बयान की ध्वनि सुनाई देगी। जेरोम पावेल ने भी बात अपने ताज़ा भाषण में कही थी कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल शुरू होता है तो उसको पूरा एक चक्र पूरा करना होता है, तब महंगाई नीचे आती है। यानी RBI गवर्नर ने स्पष्ट कर दिया कि हम 50 से 35 बेसिस पॉइंट पर आ गए हैं, ताकि क्योंकि हमने आंकड़ों की बोली, आंकड़ों की ज़बान सुनी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं या गिरावट की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोक देगा या उससे वापस लौट आएगा। ये अपने आप में काफ़ी स्पष्ट संकेत है उन लोगों के लिए जो कर्ज लेते हैं, चाहे वो सामान्य उपभोक्ता हों या वो क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हों या बड़े उद्योगपति हों, कि भारत की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों का ये बढ़ने का ये मौसम थोड़ा लंबा चलेगा। रफ्तार तेज नहीं होगी, पर इस मौसम ये मौसम कई महीनों तक आगे रह सकता है। और इसलिए अब आकलन आ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले साल 2023 के मध्य तक, उसके बाद तक आमतौर पर 6-6.5% के आसपास की रेपो रेट का स्तर बन सकता है। और ये एक किस्म का गाइडेंस, एक किस्म का दिशा निर्देश है ब्याज दरों को लेकर। और इसी संदर्भ में आप आने वाले समय में अब क्रमशः उत्तरोत्तर भारत में बचत दरों में भी, जमा दरों में भी बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि बचतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बैंकों को बचतों में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। सर, कोर इन्फ्लेशन को लेकर भी चर्चा हुई, वहाँ क्या चिंता है, क्या संकेत मिल रहे हैं? हाँ, अब रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा? रिजर्व बैंक का काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने सदन में अभी दावा किया कि महंगाई में कमी आई, पर रिजर्व बैंक को महंगाई में कमी महसूस नहीं हो रही, और उसकी वजह वो जिद्दी कोर इन्फ्लेशन या बुनियादी महंगाई है, जिसकी दर में कोई कमी नहीं दिख रही है। और MPC की मीटिंग में कहा गया कि ब्याज दरों में सतत बढ़ोतरी के बाद भी जो बुनियादी महंगाई है, जिस महंगाई में कोर इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है जिसमें ईंधन और सब्जियों, ईंधन और खाने पीने की महंगाई शामिल नहीं होती, ये महंगाई अभी भी जिद्दी बनी हुई है और ये ब्याज दरों में कटौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और ये कोर इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता है, 6% के आसपास है। हालांकि इसमें थोड़ी सी नरमी आई, पर उतनी नरमी का कोई मतलब रिजर्व बैंक के लिए नहीं है। रिजर्व बैंक लगातार इससे पहले भी कहता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य और ईंधन इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ी चुनौती जो बुनियादी कोर महंगाई है। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा इस बैठक में, इसका भी संकेत लिया जा सकता है कि जो महंगाई में कमी का ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया, उसका अधिकांश हिस्सा सब्जियों से बना था। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव में गिरावट के कारण इस बार की महंगाई कम हुई थी। नहीं तो आप सारे प्रमुख जो फैक्टर हैं, या तो महंगाई वहाँ ऊंची बनी हुई है या उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर पर्टिकुलर है और ये भी संकेत दे रहा है कि महंगाई में अभी आने वाले समय में कमी की गुंजाइश नहीं है। और जब ये MPC की बैठक हुई थी तब तक चीन में कोविड के नए विस्फोट की खबरें नहीं आई थी। अब यहाँ से आप महंगाई की अपनी गणना में दवाओं की महंगाई, कंपोनेंट की महंगाई, शिपिंग्स की महंगाई, इसे भी शामिल कर सकते हैं। सर, इस बीच खबर ये भी कि RBI बैंकों के कारोबार की, कामकाज की समीक्षा कर रहा है। क्या संकेत है, क्या खतरा है, क्या चिंता है? ये मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी और इसे यहाँ से भारत के कर्ज परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में रिजर्व बैंक का जो नज़रिया बदल रहा है उसे समझना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वो बैंकों के बिजनेस मॉडल की समीक्षा कर रहा है और रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने यहाँ कल एक कार्यक्रम में, एक समिट था, उसमें ये कहा कि जो रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ है वो चिंता पैदा करने वाली है। और जहाँ जहाँ रिजर्व बैंक को ये दिखाई दे रहा है कि रिटेल क्रेडिट यानी खुदरा कर्ज की बढ़ोतरी बढ़ रही है, वहाँ वो बैंकों को लाल झंडा दिखा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात RBI गवर्नर ने ये कही कि अनसिक्योर्ड लोन की बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है। अनसिक्योर्ड लोन और ऐसे छोटे लोन या ऐसे कर्ज जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी यहाँ से आप भारत के कर्ज क्षेत्र में एक असंगति, एक दुविधा और एक असमंजस बढ़ता देख रहे हैं। रिजर्व बैंक का मुख्य काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने के लिए प्रेरित करना, बैंकों का काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना। पर RBI गवर्नर ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आप ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं और आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इस तरीके की खबरें जिनके हिसाब से कि लोग क्रेडिट कार्ड पर बाइंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर बारो करके खरीदारी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से उधार ले रहे हैं, ये खबरें घूम घाम कर रिजर्व बैंक गवर्नर को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। और इसलिए उन्होंने बैंकों को इस बात के लिए आगाह किया है कि उनके बिजनेस मॉडल में अनसिक्योर्ड लोन की संख्या कम होनी चाहिए, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। और अनसिक्योर्ड लोन बैंकों के लिए अंततः डूबने के बाद फिर कोई विकल्प लेकर नहीं आते और फिर उन्हें बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो क्या रिजर्व बैंक इस बात का इशारा कर रहा है कि भारत में खुदरा लेवल पर छोटे छोटे डेट ट्रैप बन रहे हैं जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं?
हमने कुछ ताज़ा आंकड़े आरबीआई से आए थे, उनमें देखा भी था कि भारत में लोगों के पर्सनल लोन और कर्ज की तादाद पिछले 1 साल में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है और उनके बचतों पर उतना रिटर्न नहीं बढ़ रहा है। तो आपका ये जो कर्ज है, जो आप ज़रूरी खपत के लिए, रोज़ की खपत के लिए क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं, इसे रिजर्व बैंक भी अच्छा नहीं मान रहा है। इसे लेकर रिजर्व बैंक भी चिंता में दिखाई दे रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल मस्क ही ट्विटर के सीईओ के तौर पर कामकाज देख रहे हैं और उन्होंने हाल में ट्विटर पर एक पोल कराया था जिसमें पूछा था कि वे सीईओ का पद छोड़ें या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि पोल से पहले ही मस्क ट्विटर के लिए सीईओ की तलाश कर रहे थे। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा है और इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला में हिस्सेदारी बेची थी। इस बीच दुनिया के कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ने टेस्ला के शेयरों को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से विदेशी बाजार में टेस्ला का शेयर लगातार टूट रहा है। 5 दिन के भीतर कंपनी का शेयर 10% टूट चुका है। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या दिखता है आपको कि ट्विटर, टेस्ला दोनों दिक्कत में हैं? अब बाजार में और दुनिया के विशेषज्ञों के बीच में ट्विटर के संकट और ट्विटर के बैंक्रप्सी के रिस्क के खतरों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि मस्क ने खुद चेतावनी दी थी कि ट्विटर में अगर ट्विटर का कामकाज ठीक नहीं हुआ तो बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा। मस्क थोड़े मर्क्यूरियल, थोड़े उतार चढ़ाव वाले सीईओ हैं और उन्होंने अपना पोल कराया और उस पोल के बाद जो नतीजा आया वो उनके हटाने के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि वो दूसरे विकल्प को देख रहे हैं, पर ट्विटर से ज़्यादा चिंता टेस्ला के निवेशकों में है। टेस्ला का स्टॉक नवंबर 2021 में अपने पीक से 70% गिर चुका है। 70% की गिरावट आ चुकी है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो 2021 में टेस्ला के स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.2 ट्रिलियन था। आज ये केवल $440 बिलियन रह गया है। टेस्ला की गिरावट दुनिया भर के निवेशकों को इसलिए परेशान कर रही है कि बाकी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की तुलना में टेस्ला के स्टॉक्स में बहुत तेज गिरावट आई और टेस्ला के बड़े निवेशक अब खुलकर सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए मस्क के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। मस्क को इसका जवाब देना पड़ा और उनका जो तर्क आया वो शायद बाजार को समझ में नहीं आया होगा। मस्क का तर्क था कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि डेट में या कर्ज उपकरणों पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो लोग स्टॉक से पैसा निकालकर डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं और इसका असर टेस्ला के स्टॉक्स पर पड़ रहा है। लेकिन टेस्ला में लीडरशिप की समस्या है, टेस्ला के पास भविष्य के प्लान की समस्या है, लोगों की खपत सिकुड़ने के कारण महंगी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड की समस्या है, BYD से मिल रही कंपटीशन की बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ट्विटर के कारण टेस्ला के स्टॉक्स पर बुरा असर पड़ रहा है और इधर ट्विटर मंदी के तूफान में फंसा हुआ है, जिस तूफान से निकालने में मस्क को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही। ट्विटर के अगले नतीजे बताएंगे कि मस्क की मेहनत का कितना नतीजा, क्या फ़ायदा हुआ ट्विटर की आर्थिक स्थिति है, ट्विटर की वित्तीय स्थिति है, बैलेंस शीट ठीक करने में। लेकिन फिलहाल मस्क के दोनों हिस्से, दोनों टी, एक साइड का टी और दूसरे साइड का टी, ट्विटर और टेस्ला दोनों मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और चर्चाएं ट्विटर के में संकट और गहराने की हैं। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। चलिए शुरू करते हैं झटपट खबरों का सिलसिला। पहली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के कैश एंड कैरी कारोबार को खरीद लिया है। गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा गया कि 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो के 100% कारोबार को खरीद लिया गया है। मेट्रो ने साल 2003 के दौरान भारत में कारोबार शुरू किया था और अब तक देश में 21 शहरों में कंपनी के 31 कैश एंड कैरी स्टोर हैं, जिनका संचालन अब रिलायंस रिटेल के तहत किया जाएगा। कर्ज में फंसी कंपनी रिलायंस कैपिटल की सभी संपत्तियों को खरीदने के लिए गुजरात के टोरेंट ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगा दी है। टोरेंट ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। टोरेंट ग्रुप के अलावा हिंदुजा ग्रुप ने भी रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाई है, लेकिन माना जा रहा है कि टोरेंट की बोली ज़्यादा बड़ी है। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बोली लगाने वालों में सिर्फ 2 ही खरीदार बचे थे। पीरामल ग्रुप पहले ही इस बिडिंग प्रक्रिया से बाहर ही निकल चुका था। 8,264 करोड़ की बड़ी बोली इसलिए क्योंकि 6500 करोड़ का ही केवल बेस प्राइस था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में लाखों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत प्रकाशित जानकारी में व्हाट्सएप ने बताया कि नवंबर में 37,16,000 अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। यह आंकड़ा पिछले महीने बंद किए गए अकाउंट से करीब 60% ज़्यादा है। एक और खबर सोने से जुड़ी, गोल्ड से जुड़ी। घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमतों में एक तरफा तेजी जारी है। विदेशी बाजार में भाव $1,825 प्रति औंस के करीब है और घरेलू बाजार में भाव 10 ग्राम 55,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। गोल्ड में
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की खरीद बढ़ने और डॉलर में आई नरमी की वजह से इसके भाव में तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी घटकर अब 104-103 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, झटपट खबरों पर आपकी कोई झटपट टिप्पणी? दो झटपट टिप्पणियां। पहली ये कि रिलायंस और मेट्रो के की जो संधि हुई है, डील हुई है, जिसमें रिलायंस ने मेट्रो को खरीद लिया, इसके बाद रिलायंस भारत के B2B मार्केट की सबसे बड़ी रिटेलर हो गई है। रिलायंस पहले से भी भारत में जो B2B मार्केट है, जो ग्रॉसरी थोक में बेची जाती है, जो होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को और चेन को, उस बाज़ार में मेट्रो एक महत्वपूर्ण प्लेयर थी। और इस तरह से भारत से एक और रिटेल कंपनी भारत छोड़कर चली गई या भारत से निकल गई और उसका कारोबार रिलायंस के पास आ गया। रिलायंस ने रिटेल बाजार में, थोक रिटेल बाजार में अपना एक तरह से एकाधिकार स्थापित कर लिया। दूसरी और महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाक्रम सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर है। जैसे जैसे मंदी की संभावनाएं गहरा रही हैं, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही। पिछला पूरा एक साल शुभम इस जद्दोजहद और पजल में बीता था कि आखिर सोने की कीमतों में तेजी क्यों नहीं दिख रही है। अब सोना 1850 और 1900 के ब्रेकआउट लेवल को तोड़ने के करीब खड़ा हुआ है। शायद अगले कुछ दिनों में ये गति हमें दिखाई दे जाए और अब आकलन $4000 के रेंज के भी मिलने लगे हैं। कोविड के अलावा पिछले कोविड की लहर का असर और महंगाई और मंदी का असर सोने के निवेशकों के लिए पूरा साल बीतने के बाद अच्छी खबर लेकर आया है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और नए साल की 2023 में नए साल की आप शुरुआत करेंगे तो बड़ी बात नहीं कि सोना 1900 और $2000 का स्तर पार कर चुका हो। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। अच्छी खबर यह है कि आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम को कल एक अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का। मनी सेंट्रल चुना गया है देश के सबसे अच्छे बिजनेस प्रोग्राम में जो जानकारी देता है। ये तस्वीरें, ये फुटेज आप वहां की देख रहे हैं, जहां पर आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम को सबसे अच्छे बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड एक और शो के लिए भी मिला है, वो भी आपको बताता हूं। पहले देखिए ये झलकियां, ये तस्वीरें वहां से सीधे अवार्ड फंक्शन से। मनी सेंट्रल के अलावा एक और कैटेगरी में मनी 9 ने अपना जलवा दिखाया है। वो कैटेगरी थी मनी कॉमिक की, यानी कि कॉमिक्स में पैसे को समझाना, अर्थव्यवस्था को समझाना। कॉमिक्स में आप एलन मस्क से लेकर भारत की वित्त मंत्री तक हर बात समझते हैं। कभी गुल्लू गुप्ता जी आते हैं, कभी चाची भतीजी आती हैं और आपको गहरी जटिल बातें बहुत आसानी से समझाती हैं। इस कैटेगरी में भी मनी 9 ने अपना जलवा दिखाया है, अपनी धमक दिखाई है और इस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है मनी कॉमिक को। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी मनी कॉमिक के नियमित दर्शक होंगे। अगर नहीं है तो बिल्कुल हो जाइए। सर, आपकी कोई टिप्पणी? सारे दर्शकों का स्नेह और आशीर्वाद है कि मनी सेंट्रल, जिसको अभी एक साल हुआ है, हमारे 200 से ज़्यादा एपिसोड हुए हैं, इसे इस बड़े मंच पर जहाँ पर काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, भारत के सबसे अच्छे बिजनेस शो में हिंदी का अवार्ड मिला। और मनी कॉमिक एक हमारा प्रयोग था कठिन वित्तीय सवालों को कॉमिक में समझाने का, और इसे जो प्रोत्साहन मिला, इससे हमारी टीम बहुत खुश है और आप सारे लोगों को धन्यवाद देती है मनी 9 को अपना समर्थन देने के लिए, अपनी टिप्पणियाँ करने के लिए, अपनी सलाहें देने के लिए और अपनी आलोचनाओं के लिए भी। वो भी बंद मत करिए, उनको भी जारी रखिए। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल और एक अच्छी खबर चलते चलते। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 7 बजे। मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।